चंगेज खान ने 1219 में अफगानिस्तान तक फैली ख्वारिज़म शाही सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई की वजह यह थी कि ख्वारिज़मी सल्तनत के शहर औतरार के गवर्नर ने चंगेज खान के 450 ताजरों को एक गलतफहमी की वजह से कत्ल कर दिया था और फिर चंगेज खान के गुस्से को ठंडा करने की भी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसे और आग दिखाई। इसके जवाब में चंगेज खान ने एक बड़े लश्कर के साथ ख्वारिज़मी सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। चंगेज खान की मंगोल फौज, जिसने समरकंदो बुखारा जैसे अजीम शान शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया था, वही फौज जब अफगानिस्तान का मौजूदा इलाका फतह करने पहुंची तो उसे दिन में तारे नजर आ गए। उन्हें कदम कदम पर सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा, यहां तक कि अफगानों ने मंगोल फौज को मार मार कर भगा दिया। इस शिकस्त ने मंगोल सल्तनत में खलबली मचा दी। ये सब कैसे हुआ? मैं हूं फैसल वराइच और देखो सुनो जानो की द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की चौथी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। माय क्यूरियस फेलोज, आप जान चुके हैं कि ख्वारिज़मी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के एक बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह थे। मुसलमानों की तरफ से मंगोलों के खिलाफ जंग की क़यादत वही कर रहे थे। वो मंगोलों से लड़ते भिड़ते सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानों को मंगोलों के खिलाफ जंग के लिए इकट्ठा करने लगे। अफगानों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा क्योंकि उनके नज़दीक चंगेज़ खान एक गैर मुल्की हमलावर थे जिनसे मुकाबला करने के लिए बड़ा और तगड़ा इत्तेहाद चाहिए था। अफगानों के नज़दीक जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की सरदारी तस्लीम करना चंगेज़ खान की गुलामी से कहीं बेहतर था। उन्होंने इसी ऑप्शन को चुन लिया। चुनाचे जलालुद्दीन के पास जल्द ही 80,000 के करीब 80,000 के करीब फौज जमा हो गई, जिसमें ज्यादातर जाहिर है अफगान जंगजू ही शामिल थे। इसी फौज के साथ जलालुद्दीन ने गजनी में डेरे डाल लिए और चंगेज खान की फौज का इंतजार करने लगे। लेकिन दोस्तों, जब जलालुद्दीन ख्वारिज़म मंगोलों से निपटने की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त बहुत से अफगान अपने तौर पर भी मंगोलों की टोलियों और इनके छोटे छोटे लश्करों का सामना कर रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिशें कर रहे थे। मंगोल अफगानों के जिस किले पर भी हमला करते थे वहां से अफगान उन्हें बहुत शदीद मुज़ाहमत देते थे। सबसे ज्यादा मुज़ाहमत बामियान में हुई थी, जहां चंगेज खान का पोता मुग़ीतोगीन तीर लगने से मारा गया था। चंगेज खान को अपने पोते की मौत का इस कदर सदमा हुआ कि वो खुद बामियान पहुंचे और किला फतह करके एक एक शहरी को कत्ल कर दिया। हत्ता कि वहां मौजूद कीड़े मकोड़े और जानवर तक ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिए गए। अब यही उनका मुकाबला दोस्तों जलालुद्दीन ख्वारिज़म से होना था, जिनके पास एक बड़ा लश्कर 80,000 का लश्कर था। लेकिन न जाने क्यों चंगेज खान को अपनी ताकत और जलालुद्दीन की सलाहियतों के बारे में काफ़ी गलत अंदाज़ा हो गया। उन्होंने जलालुद्दीन के 80,000 के मुकाबले में खुद जाने के बजाय अपने कमांडर की क़यादत में सिर्फ 40,000 के मंगोल लश्कर को रवाना कर दिया। चंगेज खान ने अफगानिस्तान की फौज की ताकत के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था वो चूंकि नहायत गलत था, सो इन्हें बहुत महंगा पड़ा। 1221 में अफगान सूबे परवान में इन दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ और इस टकराव में मंगोलों को अपनी तारीख की एक बदतरीन शिकस्त हुई। ऐसी शिकस्त कि हर मैदान मारने वाली मंगोल फौज लाशें छोड़कर मैदान से भाग गई। सिकंदर आजम की मौत के तकरीबन 2000 बरस बाद ये पहला मौका था कि तारीख के एक और बड़े फातह को अफगानिस्तान में शिकस्त हो गई थी। इस शिकस्त की खबर जब चंगेज खान के कैंप तक पहुंची तो उन्हें अपनी गलती का भरपूर एहसास हुआ। इसे सुधारने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फौज को साथ लिया और जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के ताक़ुब में चल निकले। चंगेज खान की कमान में मंगोल फौज ने पंजाब में दरिया सिंध तक जलालुद्दीन का ताक़ुब किया। जलालुद्दीन चंगेज खान की क़यादत में आने वाले बड़े मंगोल लश्कर का मुकाबला तो ना कर सके, लेकिन वो उनके हाथ भी नहीं आए। उन्होंने दरिया सिंध में छलांग लगाकर जान बचा ली। चंगेज खान अपने फातह लश्कर के साथ वापस अफगान इलाके में चले गए। लेकिन माय क्यूरियस फेलोज, ये कार्रवाई भी अफगानों के हाथों मंगोलों की शिकस्त का दाग न धो सकी। इस शिकस्त ने मंगोलों के ज़ेरे कंट्रोल तमाम मुस्लिम इलाकों में आज़ादी की एक नई उम्मीद जगा दी कि अगर जलालुद्दीन ख्वारिज़म अपने अफगान लश्कर के साथ चंगेज़ खान और मंगोलों का मुकाबला कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बहुत से शहरों में बगावत हो गई और अवाम ने उन शहरों में मौजूद मंगोलों को कत्ल करना शुरू कर दिया।
जवाब में मंगोलों ने भी उन शहरों को ताकतो ताराज करना शुरू कर दिया जहां उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे। अफगान शहर गजनी, बल्ख और हरात भी बर्बाद कर दिए गए। इन वाकयात के चंद बरस बाद 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अफगानिस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर बदल गया। चंगेज खान की सल्तनत उनकी औलाद में तकसीम हो गई और साथ ही अफगानिस्तान भी टुकड़ों में बट गया। अफगानिस्तान का कुछ शुमाल मशरकी इलाका चंगेज खान के एक बेटे चुगताई खान को मिला और बाकी सारा इलाका उनके पोते हलाकू खान की एल खानी सल्तनत के हिस्से में आ गया। फिर मंगोल तकरीबन 1350 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत करते रहे। इस अरसे में अफगानिस्तान मंगोलों की फैलाई हुई तबाही से संभलने लगा। 1281 में कंधार का नाम पहली बार तारीख में रिकॉर्ड किया गया। बल्ख और गजनी जो मंगोल हमलों में तबाह बर्बाद हो गए थे, फिर से आबाद होने लगे। लेकिन उस वक्त एक वाकया ये हुआ कि जनूबी हिंदुकुश के पहाड़ों के नीचे दरिया के किनारे किनारे एक छोटे से शहर ने अपनी पहचान बनाना शुरू की। इस शहर को आज हम काबुल के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि काबुल शहर की तारीख 3500 साल पुरानी है। पहले पहल गजनी और हरात जैसे शहरों के मुकाबले में इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, लेकिन 13वीं सदी में जब अफगान इलाके मंगोलों के कब्जे में आए तो इस शहर ने भी बाकी शहरों की तरह तरक्की करना शुरू कर दी। मंगोलों ने यहीं शादियां भी की और उनकी औलादें आज भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में जो हज़ारा आबादी मौजूद है उसकी कसीर तादाद दरअसल इन्हीं मंगोल फौजियों की औलादें हैं जो ताजिक खवातीन से शादियां करके अफगानिस्तान में आबाद हो गए थे, यहीं रुक गए थे। 1350 के आसपास मंगोल चुगताई सल्तनत को ज़वाल आ गया और अफगानिस्तान का इलाका कुछ अरसे के लिए आज़ाद हो गया। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अमन का ज़माना बहुत ही मुख्तसर रहा है। अक्सर एक हमलावर के जाते ही दूसरे हमलावर इसकी जगह ले लिया करते थे। चुगताई और एल खानी अंपायर के ज़वाल के बाद इनकी जगह तातारी सरदार अमीर तैमूर ने ले ली और अफगानिस्तान पर उसने हमला कर दिया। लेकिन अमीर तैमूर का मकसद अफगानिस्तान को फतह करना नहीं था, बल्कि उनके लिए ये महज हिंदुस्तान तक पहुंचने का एक रास्ता था। अफगानिस्तान के मुकामी कबायली सरदारों ने जगह जगह अमीर तैमूर के खिलाफ मुजाहमत की और कई लड़ाइयाँ लड़ी। इन लड़ाइयों में अमीर तैमूर कामयाब रहे और फिर वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली को तबाह बर्बाद करके मुकामी आबादी को कत्ल करके वापस चले गए। अमीर तैमूर हिंदुस्तान से तो वापस आ गए, लेकिन अफगानिस्तान तैमूरी सल्तनत के मुस्तकिल कंट्रोल में आ गया। 1405 में अमीर तैमूर की मौत के बाद उनकी औलाद सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान पर भी हुकूमत करने लगी। तैमूरी खानदान के ज़ेर असर अफगानिस्तान खूब फला फूला। तैमूर के एक बेटे शाहरुख ने हरात को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उनके दौरे हुकूमत में हरात में शानदार इमारतें तामीर की गई और तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। लेकिन 1447 में शाहरुख के इंतकाल के बाद सियासी हालात फिर से ख़राब होने लगे, जिससे अफगानिस्तान की तरक्की का पहिया फिर जाम हो गया। तैमूरी ख़ानदान की सेंट्रल एशिया के मंगोल हुक्मरानों से कशमकश शुरू हो गई। इसके नतीजे में अफगानिस्तान में कोई बाकायदा हुकूमत ना रही। कई इलाकों में मुकामी वॉरलॉर्ड्स भी ताकतवर हो गए। ये सूरत हाल कम अज़ कम एक सदी तक बरकरार रही। फिर यह हुआ कि अमीर तैमूर की औलाद में से ही एक हुक्मरान ने अफगानिस्तान को 200 बरस के लिए एक नए अंपायर का हिस्सा बना दिया। इस हुक्मरान का नाम था ज़हीरुद्दीन। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के बानी शहनशाह ज़हीरुद्दीन। ज़हीरुद्दीन बाबर सेंट्रल एशिया की वादी फरगाना और समरकंद, जो कि आज उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ के हुक्मरान थे। लेकिन अपने रिश्तेदारों से लड़ाइयों की वजह से उन्हें सेंट्रल एशिया छोड़कर अफगानिस्तान का रुख करना पड़ा। जब वो अफगानिस्तान पहुंचे तो उनके पास मुट्ठी भर आदमी थे। ये करीब 1504 का वक्त था। ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी कहानी बाबरनामा में लिखते हैं कि वो जब कब्जा करने के लिए काबुल पहुंचे तो उन्होंने अपने एक आदमी को इस पैगाम के साथ कि शहर उनके हवाले कर दिया जाए, काबुल के हुक्मरान के पास भेजा। इसके साथ ही उन्होंने अपने सिपाहियों को काबुल के बाहर चौकन्ना खड़ा कर दिया। जब काबुल के हुक्मरान ने देखा तो वो
घबरा गए कि वो तो घिर चुके हैं। और आप जान चुके हैं कि ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान एक मरकजी कंट्रोल में नहीं था, बल्कि छोटे छोटे वॉर लॉर्ड्स ने अपनी छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली थी। लिहाजा वो एक काबुल शहर ही था, उसके साथ बाकी पूरा अफगान इलाका शामिल नहीं था, उसकी ताकत का हिस्सा वो नहीं था। तो काबुल के हुक्मरान ने इस शहर को ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले कर दिया बगैर जंग किए। यूं दोस्तों, काबुल और फिर अफगानिस्तान के ज़्यादातर इलाके मुगल अंपायर का हिस्सा बन गए। आप जानते हैं कि काबुल फतह करने के तकरीबन 22 बरस बाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। इस हमले में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मुगल अंपायर अगली 2 सदियों तक यानी 1707 में औरंगजेब आलमगीर की वफात तक हिंदुस्तान और मशरकी अफगानिस्तान पर छाया रहा। कंधार कभी मुगलों और कभी ईरान के सफवी अंपायर के कंट्रोल में रहा। मगरबी अफगानिस्तान पर ईरान और शुमाली अफगानिस्तान पर बुखारा की सल्तनत हुकूमत करती रही। हिंदुस्तान से निकलें तो काबुल के रास्ते में अहम तरीन शहर जलालाबाद को भी मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने नाम पर ही बसाया था। तो ये थी दोस्तों उन 7 सदियों की कहानी जिनमें अफगानिस्तान के पश्तून कबाइल एक आज़ाद रियासत के क़याम की तरफ बढ़ रहे थे, और इसकी तरफ इशारा हमने पिछली किस्त में किया था। इस अरसे में अफगान एक बड़ी ताकत बन गए थे और अंपायर्स भी कायम कर रहे थे। मिसाल के तौर पर खिलजियों ने, जो कि तुर्क और अफगानों की मुश्तरका नस्ल से थे, 1290 से 1320 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। इस खानदान के सबसे कामयाब हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर मंगोलों के कई हमले पसपा किए थे। इसी तरह इब्राहिम लोधी, जिन्हें ज़हीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी थी, वो भी पठान थे। बाद में एक और पठान शेरशाह सूरी ने ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे शहनशाह हुमायूं से आर्जी तौर पर दिल्ली का तख्त छीन लिया था। लेकिन 15 या 16 बरस के वक्फे के बाद शहनशाह हुमायूं ने दोबारा दिल्ली फतह कर लिया। यानी पठान दिल्ली को कंट्रोल करके अपनी ताकत का मुजाहरा तो कई सदियों से कर रहे थे, लेकिन ये ताकत अफगानों के लिए कोई एक मुल्क या एक रियासत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इस कुव्वत को अफगान या पठान हुक्मरान सिर्फ अपनी ज़ाती सल्तनतें बनाने के लिए या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते आए थे। दरअसल अफगानों को अब तक ऐसा लीडर नहीं मिला था जो उन्हें बहसीत कौम मुत्तहिद भी करे और उनके लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत भी कायम करे। अगरचा 17वीं सदी 17th सेंचुरी में पश्तो के मशहूर शायर खुशाल खान खटक ने मुगलों के खिलाफ पश्तूनों को मुत्तहिद करने की कोशिश की थी। खुशाल खान खटक एक पश्तून सरदार थे और पेशावर के करीब ही अकोड़ा खटक में पैदा हुए थे। उनका खानदान मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर से ही मुगलों का वफादार था। लेकिन हुआ ये कि शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में ये ताल्लुकात ख़राब हो गए। औरंगजेब आलमगीर ने टैक्स जमा करने के किसी मामले पर नाराज़ होकर खुशाल खान खटक को कैद में डाल दिया। खुशाल खान खटक पेशावर, दिल्ली, आगरा और दीगर जगहों पर कैद रहे। उन्हें राजस्थान में रणथंभौर के किले में भी कैद रखा गया था। एक मशहूर गलतफहमी दोस्तों ये भी है कि उन्हें ग्वालियर के किले में भी कैद रखा गया था, जबकि ऐसा नहीं था। वो रणथंभौर के किले में कैद रहे थे। बहरहाल खुशाल खान खटक तकरीबन 5 बरस और बाद रवायात के मुताबिक 7 बरस तक मुगलों की कैद में रहे। फिर मुगलों ने उन्हें रिहा कर दिया। खुशाल खान खटक दिल में मुगलों से नफरत और इंतकाम के जज्बात लेकर पेशावर लौट आए और मुगल अंपायर के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने मुगलों को कई बार मैदान जंग में हराया भी और उनके किलों पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। खुशाल खान खटक जंग के साथ साथ शायरी भी भरपूर तरीके से करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने शायरी की 100 से ज़्यादा किताबें लिखी थी। इनमें दस्तारनामा और बाज़नामा बहुत मशहूर हैं। अल्लामा इकबाल ने उन्हें हकीम मिल्लत अफ़गानिया भी करार दिया था, यानी अफ़गान कौम के हकीम या दानिश्वर, हिकमत वाले शख्स, जैसा कि अल्लामा इकबाल को भी हम हकीमुल उम्मत कहते हैं। तो ऐसी ही बात अल्लामा इकबाल ने खुशाल खान खटक के बारे में भी कही थी। मगरबी मौर्रखीन भी खुशाल खान खटक को पश्तूनों का कौमी हीरो और शायर मानते हैं, लेकिन अपनी शायरी और बहादुरी से भी खुशाल खान खटक पश्तूनों को सियासी तौर पर एक कौम में तब्दील नहीं कर सके और ना ही उनके लिए अलग वतन बना सके। खुशाल खान खटक 1689 में 76 बरस 76 ईयर की उम्र में चल बसे। उन्होंने वसीयत की कि मेरी मौत के बाद मुझे ऐसी जगह दफन किया जाए जहां मुगल शहसवारों के, उनके घोड़ों के समों की उड़ने वाली खाक भी न पहुंचे। उनकी मैयत को उनके आबाई इलाके अकोड़ा खटक में दफन कर दिया गया।
खुशाल खान खट्टक की वफात ने पश्तूनों को एक मकबूल लीडर से महरूम कर दिया था। ताहम उनकी वफात से पैदा होने वाला सियासी खला बहुत जल्द पुर हो गया। हुआ यह कि खुशाल खान खट्टक की वफात के 18 बरस बाद औरंगजेब भी इंतकाल कर गए और मुगल अंपायर कमज़ोर होने लगा। तब पश्तूनों को आखिर वो लीडर मिल ही गया जिसकी उन्हें 7 सदियों से तलाश थी। ये लीडर थे अहमद शाह अब्दाली, जो बाद में अहमद शाह दुरानी के नाम से मशहूर हुए। इन्हें जदीद अफगानिस्तान का बानी और जदीद अफगानिस्तान का बाप माना जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने मॉडर्न अफगानिस्तान की बुनियाद कैसे रखी? दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली अफगानों के अब्दाली कबीले के सरदार मोहम्मद ज़मान खान के बेटे थे। ये कबीला भी अफगान लेजेंड्स के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद की औलाद में से ही है। अहमद शाह अब्दाली का अपने भाइयों में दूसरा नंबर था, इसलिए बज़ाहिर वो अपने कबीले के सरदार नहीं बन सकते थे, क्योंकि कबीले के रवाज के मुताबिक सरदारी सबसे बड़े बेटे का हक थी। लेकिन इनकी खुशकिस्मती कि जब वो 16 बरस के थे तो उनकी कंधार में ईरान के हुक्मरान नादिर शाह ईरानी से मुलाकात हुई, जिन्होंने 1738 में अफगानिस्तान फतह कर लिया था। नादिर शाह को ये 16 साला नौजवान बहुत पसंद आया और उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को अपने ज़ाती मुलाजमीन का इंचार्ज निगरान बना दिया। 1739 में नादिर शाह ईरानी ने दिल्ली को फतह किया तो अहमद शाह अब्दाली भी उनके साथ थे। दिल्ली फतह करने के बाद नादिर शाह ईरानी ने अहमद शाह अब्दाली को दक्कन का नायब गवर्नर मुकर्रर कर दिया। फिर यह हुआ कि हिंदुस्तान से वापसी के कई बरस बाद 1747 में नादिर शाह ईरानी अपने ही सिपाहियों के हाथों मारे गए। उन्हें ईरान के शहर कोचान में कत्ल कर दिया गया। जिस वक्त वो मारे गए उस वक्त अहमद शाह अब्दाली उनकी फौज के साथ ही थे। नादिर शाह के कत्ल के बाद वो उनके खैमे में गए। उन्होंने नादिर शाह की वो अंगूठी जो उनकी हुकूमत की निशानी थी उतार ली। नादिर शाह ने दिल्ली में लूट मार के दौरान हिंदुस्तान का मशहूर ज़माना हीरा कोहे नूर भी छीना था। यह हीरा उनके बाजू के साथ हर वक्त बंधा रहता था। अहमद शाह अब्दाली ने इसे भी उतार लिया। ताहम अफगान हिस्टोरियंस का कहना है कि कोहे नूर हीरा अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह के बाजू से नहीं उतारा था, बल्कि नादिर शाह की एक बीवी ने उन्हें खुद बतौर तोहफा अता किया था, क्योंकि अब्दाली ने उस बीवी को कुछ सिपाहियों के हाथों रेप होने से बचाया था। बहरहाल दोस्तों, तारीख का जो भी वर्जन दुरुस्त हो, ये बात हकीकत है कि नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान का बादशाह बनने का मंसूबा बना लिया था। चुनाचे वो फौरी तौर पर कंधार रवाना हो गए। उधर अफगानिस्तान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी थी। पश्तून हजारों बरस से गैर मुल्की हमलावरों के कंट्रोल में रहते रहते तंग आ चुके थे। अब वो आज़ाद होना चाहते थे। चुनाचे पश्तून कबाइल ने एक अलग रियासत के तौर पर अपनी आज़ादी का ऐलान करने का फैसला किया। इस फैसले को हतमी शक्ल देने और अफगानिस्तान के लिए बाकायदा हुक्मरान का तकर्रुर करने के लिए कंधार के करीब एक बड़ा जरगा मुनक्किद हुआ, जिसे आज लुइया जरगा के नाम से जाना जाता है। ये तारीख में शायद पहला मौका था कि तमाम अफगान यानी पश्तून मिलजुल कर बातचीत के जरिए एक अहम कौमी फैसला करने जा रहे थे। इससे पहले अफगानिस्तान में हर फैसला तलवार के जरिए ही होता आया था। जिरगा शुरू हुआ तो एक तरफ अहमद शाह अब्दाली बादशाहत के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, तो दूसरी तरफ गलजई या मोहम्मद जई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जमाल खान का नाम भी ज़ेरे गौर था। अब हर कबीला अपनी मर्जी का हुक्मरान चाहता था। कुछ कबाइल अहमद शाह अब्दाली के साथ थे और कुछ जमाल खान के साथ थे। जब काफ़ी देर तक इत्तेफाक राय नहीं हो पाया कि इन दोनों में से कौन बादशाह बनेगा, तो जिरगे का माहौल ख़राब होने लगा। करीब था कि अफगान तारीख के सबसे अहम जिरगे में खून खराबा हो जाता कि अचानक एक बुजुर्ग साबिर शाह वली, जिनकी अफगानों में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, वो आगे बढ़े। उन्होंने जिरगे को मुखातिब करके कहा, खुदा ने अहमद शाह अब्दाली को तुम में सबसे बड़ा और इज्जतदार बनाया है, तो खुदा की मर्जी के आगे सर झुका दो। साबिर शाह वली की बात सुनकर सारे अफगान खामोश हो गए, हत्ता कि जमाल खान भी अहमद शाह अब्दाली के हक में दस्तबरदार हो गए। यूं सब अफगानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अहमद खान को अहमद शाह अब्दाली के नाम से अफगानिस्तान का बादशाह बना दिया। फिर साबिर शाह वली ने मिट्टी का एक चबूतरा बनाया और इसे अहमद शाह का तख्त करार देते हुए गंदुम का एक खोशा अहमद खान के सर पर बतौर ताज सजा दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान की ईरान से आज़ादी का भी ऐलान कर दिया गया।
लेकिन दोस्तों आप पूछिए कि ये अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह दुरानी फिर कैसे हो गए, और दुरानी अंपायर का नाम अफगानिस्तान कैसे हो गया। दोस्तों जब अहमद शाह अब्दाली बादशाह बन गए तो साबिर शाह वली ने उन्हें दुर्रे दौरां का खिताब दिया। अहमद शाह ने इस खिताब में थोड़ी सी तब्दीली करके इसे दुर्रे दुरां यानी सबसे कीमती हीरा कर दिया। यही दुर्रे दुरां बाद में दुरानी कहलाया। इसी लक़ब की मुनासबत से अब्दाली कबीला दुरानी भी कहलाने लगा और अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी कहा जाने लगा। लेकिन दुरानी अंपायर को अफगानिस्तान का नाम किसने दिया? ये तस्वीर दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर बुजुर्ग मियां मोहम्मद उमर चमकनी के मज़ार की है, जो कि पेशावर से 7 किलोमीटर दूर चमकनी गांव में वाक़या है। अहमद शाह अब्दाली ने जब पेशावर फतह किया था तो उन्होंने इन्हीं मियां उमर की खिदमत में हाज़िरी दी थी और इनसे बहुत मुतासिर हुए थे। कहा जाता है कि मियां उमर ने ही अहमद शाह अब्दाली से कहा था कि वो अपनी सल्तनत का नाम अफगानिस्तान रखें। बाज़ हिस्टोरियन तो ये भी दावा करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दौरां का खिताब भी साबिर शाह वली ने नहीं बल्कि मियां उमर ने ही दिया था। मियां उमर पश्तूनों के मजहबी ही नहीं बल्कि एक सियासी रहनुमा भी थे। उनके अकीदतमंदों की तादाद लाखों में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली की मदद के लिए अपने 17,000 पैरोकारों की फौज बतौर मददगार भेजी थी। माई क्यूरियस फेलोज अहमद शाह अब्दाली के बतौर बादशाह इंतखाब की वजह से ही कंधार पश्तूनों की ताकत का मरकज़ और लोहिया जरगा पश्तूनों का एक मुक़द्दस इज्तिमा बन गया। ताहम दोस्तों अफगानिस्तान की तारीख पर अथॉरिटी समझे जाने वाले हिस्टोरियन जोनाथन ली लोहिया जरगे वाली कहानी को गलत करार देते हैं। उन्होंने ईरानी मौरखीन के हवाले से लिखा है कि असल वाक़या कुछ यूँ था कि सिंध के ईरानी गवर्नर तकी बेग अपने फौजी काफिले के साथ कंधार से गुजर रहे थे। उन्हें नादिर शाह की मौत का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिला लिया और उन्हें अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए भी दिए। इस रकम से फिर अहमद शाह अब्दाली ने अफगान सरदारों की वफादारियां खरीदी और 18,000 जवानों की एक फौज तैयार की। इसी फौज और पैसे की मदद से वो अफगानिस्तान की हुक्मरानी के काबिल हुए। तो दोस्तों तारीख के ये दोनों वर्जन्स आपके सामने हैं। इनमें से जो भी सच्चा हो, लेकिन ये बहरहाल हकीकत साबित हुई कि 1747 वो साल था जहां से मौजूदा अफगानिस्तान की तारीख शुरू होती है। इसी साल एक आज़ाद और खुद मुख्तार अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर जलवागर हुआ और आज तक ये कायम है। यही वो अफगानिस्तान है जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स है, सल्तनतों का कब्रिस्तान है। इसी अफगानिस्तान के बारे में लोग समझते हैं कि इसने कभी कोई जंग नहीं हारी। क्या वाकई ये बात इसी तरह है? अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तारीखी पानीपत की जंग में क्या हुआ था, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी सीरीज की अगली किस्त में। दोस्तों अफगानिस्तान की तारीख पर बनी इस शानदार डॉक्यूमेंट्री को अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट को टच कर लीजिए। यहाँ देखिए स्पेन में मुसलमानों की 8 सदियों पर फैली हुकूमत की दास्तान और यहाँ जानिए लाल मस्जिद में क्या हुआ था।